नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो टेलीग्राम पे आज आपको सुबह में ही बता दिया गया था, आपको ये नोटिस दे दी गई थी, आपको एक तरीके से होमवर्क दे दिया गया था कि लूस एंड से आज आपको ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। इससे रिलेटेड आज आपको वीडियो सामने ऑब्जेक्टिव बुक से प्राप्त होगी। तो मैं आपके सामने ये लेके आज हाजिर हूँ। चलिए फटाफट बिना देरी किए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जो भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब भैया जरूर कर लें, ठीक है। अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? देखिए, इन लोगों का जो प्रभाव सबसे अधिक जो पड़ा वो आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि सबसे पहले तो लोग बिजनेस के नाम से अंदर आए हमारे भारत में, ठीक है। उसके बाद बिजनेस करते करते अब ये लोग देखें कि अगर हमको बिजनेस को अपने और आगे बढ़ाना है, फलाना फुलाना है इसको, तो हमको थोड़ा सा जो है ना अब राजनीति की ओर भी जाना पड़ेगा। तो फिर इनका जो है राजनीतिक मंतव्य भी इन्होंने अपने साधे। तो ऐसे करके इन्होंने अपना सारा जड़ फैलाया भारत में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ करना है। सूची 1 और सूची 2 का जो यहाँ पे सुमेल करना है। देखिए इसमें जो सुमेल है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझ जाइए, वाणिज्य चरण जो है ये 1757 से 1813 ये एकाधिकार व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था, ठीक है। एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक चरण 1813 से 1860 ये मुक्त व्यापार का काल था, ठीक है। और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 से ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। तो हमारा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। भारत में अंग्रेजों की लूट एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद शुरू हो गई थी। किस घटना के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो स्टार्ट हो गई थी? तो इनकी जो लूट है, देखिए पलासी का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में, ठीक है। उसके बाद से इनकी जो लूट खसोट वाली नीति जो है ये स्टार्ट हो गई थी। कमेंट कर जरूर बताएं प्लासी का युद्ध, एम आई राइट और नॉट? कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। एक तरीके से आपके लिए भी छोटा सा होमवर्क ही हो जाएगा। 4 नंबर। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाया गया था वो था दहसाल व्यवस्था। ये भारत में नहीं अपनाया गया था, ठीक है। बाकी सारी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था ये भारत में अपनाई गई थी अलग अलग जगहों पे। 5 देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, यानी किस गवर्नर जनरल ने बिछवाई थी? तो ये जो बिछवाया था, देखिए लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था, देखिए ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने ये बोला था कि हमारे भारत की जो संपत्तियां हैं, जितने भी धन दौलत है, ये सब एक तरीके से ब्रिटेन की ओर, यहाँ इंडिया से ये बहता हुआ ब्रिटेन की ओर जा रहा है। तो इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 7 नंबर देखते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कहाँ से कहाँ के बीच थी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए ये जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी, ये जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ये कलकत्ता से आगरा के बीच थी, ठीक है। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था वो जमींदारों ने प्राप्त किया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो सूती वस्त्र मिल जिस शहर में स्थापित सबसे पहला किया गया था वो था, देखिए मुंबई। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये जो कृषकों के हित को सबसे ज़्यादा अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी वो थी, देखिए मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ठीक है। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया? तो ये जो स्टार्ट किया गया था, देखिए ये स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इनके द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, देखिए ये 1793 से स्टार्ट किया गया। बी हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें, ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1820 से। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा लागू की गई थी वो थी 1822 में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल थे कौन कौन? तो उनमें जो शामिल हैं अगर उसकी हम बात करें, देखिए
उनमें कौन कौन शामिल है? तो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया था? तो अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो था अपना बिहार, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो वस्त्र उद्योग के पतन के लिए जो उत्तरदायी कारण था वो ये था कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी कि पोर्ट टैक्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक जो लिखी गई थी, देखिए ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी नील कृषकों के दुर्दशा पे। ठीक है, ये दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण ये किताब लिखी गई थी। चलिए 90 देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ पे? सबसे पहले कहवा बागान जो लगाए गए थे, देखिए ये वायनाड जनपद में लगाए गए थे, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20 देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन जो किया था, देखिए ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज वेल्थ का जो ये सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी ने दिया है, तो यही उसी के तहत है। ठीक है, 21 देखते हैं। 21 में है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो ये हुआ था, देखिए लॉर्ड मेयो के टाइम में, सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, सर टॉमस मुनरो की भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है किससे? तो टॉमस मुनरो की भू राजस्व व्यवस्था जो संबंधित है, देखिए ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से इनका रिलेटेड है, सी हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं। 23 में क्या है, देखिए, भारत प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में ये हुआ था? तो भारत में पहला रेल लाइन का निर्माण जो 1853 में हुआ था, ये हुआ था बम्बई से ठाणे के बीच में, बी हमारा सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनके द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, देखिए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, तो बेसिकली ये चाहते ये थे कि हम इंडियंस को जो है एक तो छोटे पद पे ही रखेंगे, दूसरा ये चाहते थे कि अपनी वेस्टर्न कल्चर यानी कि जो इनकी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी शिक्षा है वो हम भारतीयों में डालें और हमारे कल्चर को बिल्कुल जड़ से इनके ख़त्म करने का प्लान था। ये अपने कल्चर को हमारे अंदर भी इंस्टॉल करना चाहते थे, सीधी सी बात है। ठीक है, 25 देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व पर कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये जो तय किया गया था, देखिए लगभग 89%। 89% अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का देना पड़ता था राज्य को। ठीक है, चलिए 26, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे कौन कौन? देखिए उनमें जो शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? तो उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा, सारे के सारे इससे रिलेटेड थे। 27, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ इन नॉर्थ इंडिया किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया द फादर ऑफ सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये जो टाइटल दिया गया ये दिया गया है मार्टिन बर्ड को, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 देखते हैं, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो ये जो थी ना, ये देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग, ठीक है, 1929 का उद्देश्य था, क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था, देखिए, श्रमिकों की मौजूदगी परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, देखिए, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो इनके द्वारा जो प्रथम बैंक जो स्टार्ट किया गया था वो था अवध कमर्शियल बैंक, बी हमारा सही हो जाएगा। 31, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ पे? तो किस प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था? ये जो लागू किया गया, देखिए ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये ध्यान रखें, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं,
32 नंबर, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का जो संबंध है, ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो इसका जो अगर हम उद्देश्य की अगर हम बात कर लें तो इसके उद्देश्य थे क्या? जहां तक अदालतों की दंडक अधिकारी का संबंध या भारतीय तथा यूरोपीय लोगों का बराबरी पर रोकना, यही इसका मेन उद्देश्य था। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर हमारा है, ओके चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान करना है। देखिए इसमें जो सही मिलान की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सही मिलान हो जाए, देखिए बड़े सीमांत को आवंटित भूमि, ये जागीरदारी प्रणाली करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों का आवंटित भूमि, तो ये जो है देखिए ये हो जाएगा जमींदारी प्रणाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम करते हैं किसकी, अगर उपकिराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व व्यवस्था, ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था हमारा आ जाएगा। चलिए ये हमारा करेक्ट मिलान हो जाएगा, यानी कि हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न जो है, मेन रीज़न वो भारी उद्योगों का अभाव, ठीक है, इस वजह से इसका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। 35 यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। वो कौन सा व्यापार था? तो वो जो व्यापार था देखिए वो था चाय का। तो 1833 का जो एक्ट था, इसमें जो ब्रिटिश जो क्राउन था, उन्होंने क्या किया कि जो इसका जो एकाधिकार था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि अब ब्रिटेन से और भी दूसरी कंपनियां जाके भारत में व्यापार कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि चाय के ऊपर, जो कि इंडिया और चाइना में इनका पूरा फैला हुआ था, तो इन्होंने बोला चाय के ऊपर अभी भी इनका एकाधिकार रहेगा, जो आगे चल के इसे भी समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो इनका अंतिम रूप से जो व्यापारी अधिकार जो समाप्त कर दिया गया वो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए पहला 1813 में चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या हुआ कि इसमें इनको एकाधिकार का जो व्यापार में जो एकाधिकार जो दिया गया था, ठीक है, जो मोनोपोली दी गई थी उसको खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय पे इनको एकाधिकार का हक दिया गया। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके ठीक 20 साल बाद इसमें इनको पूर्णतः इनके सारे अधिकारों को समाप्त ही कर दिया गया। 37 नंबर देखते हैं। चलिए, स्थायी बंदोबस्त जो 1793 के अंतर्गत से अपेक्षा की गई थी, वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? देखिए इसका जो मेन रीज़न था वो ये था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो ये जो कथन है यहाँ पे, जो हमारे स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमें शकों के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, करेक्ट है ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था से प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहलाया गया। ये भी हमारा सही है, यानी कि डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित यहाँ करना है। देखिए यहाँ भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति, तो भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात करें, यहाँ जो सही कूट की अगर हम बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त ये कार्नवेलिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सॉर इनके द्वारा किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिस्टन के द्वारा, और महलवाड़ी व्यवस्था हेल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट के द्वारा। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 40 देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन शामिल है? देखिए उनमें जो शामिल, अगर उसकी हम बात करें तो उनमें शामिल क्या है? गंगा घाटी, दोआब के उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल थे। 41 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित अगर हम यहाँ करते हैं, देखिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये 1885 में आया, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक ये 86 में आया, 1886 में, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में, और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1833 में। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। 42 देखते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर
उठे प्रचार आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो भारत में शिक्षा का माध्यम का जो भाषा स्वीकार किया गया वो था देखिए इंग्लिश। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है किसे? तो इसे महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो वुड डिस्पैच यानी वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो 1854 में आया था। 44 देखते हैं, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाली विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ये जो पेश किया था देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, शिक्षा के संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। यहाँ कौन सी समिति शिक्षा से रिलेटेड है, तो अगर हम पहचान करते हैं तो यहाँ पे देखिए हार्टेन समिति है, लिंडसे आयोग है, सप्रू समिति है और सार्जेंट योजना है, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। सारे के सारे शिक्षा से रिलेटेड ही समितियां हैं। 46 के सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छीन कर शिक्षा का प्रभाव जन अधिकार तक पहुंचे, छन कर सॉरी। तो ये जो हमारा सही हो जाएगा देखिए अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसी के तहत ये सिद्धांत था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे, यानी कि कर्ता धर्ता अपर कास्ट वाले ही हो, बेसिकली बात है। 47 भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो कहा जाता है वो है चार्ल्स ग्रांट। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 48 हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा में कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो है देखिए डेविड हेयर ने करा था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में ये डेविड हेयर ने इसकी स्थापना करी थी। 49 भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? इस उद्योग के पतन के जो मेन रीजन थे देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, दूसरा अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल का नियंत्रण, तीसरा इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन का ये तीनों मेन रीजंस हैं। 50 देखते हैं, भारत में अनौद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्राक औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? इसकी जो अवधि की अगर हम बात करें वो थी 1800 से 1850। बी हमारा सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना देखिए ये 1850 ईस्वी से आरंभ हुई। 52 देखते हैं, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों में भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, बेंटिस्टा मशीनरी की त्रिमूर्ति यानी जोशुआ मर्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वुड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन श्रीरामपुत्रिया के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है कहाँ पे? तो ये जो श्रीरामपुर अगर ये इसकी बात करें ये स्थित है ये बंगाल में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 भारत में रेलवे का निर्माण का कारण कौन थे? तो भारत में रेलवे के निर्माण का जो कारण की अगर हम बात करें वो क्या थे देखिए ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन हमारा हो जाएगा भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा आंतरिक विद्रोह या बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन कराना, यानी कि इनका जो मेन जो एम था भारतीय रेलवे को स्टैब्लिश करने का वो यही तीनों पे इनका फोकस था। बिजनेस, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स है ये क्विकली हो और इनका जो संचार है ये भी क्विकली यहाँ से वहाँ जा सके। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 55 देखते हैं, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? तो ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये है कार्ल मार्क्स का। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 56 पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई कहाँ पे? तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो स्थापित हुई थी देखिए इडिसरा बंगाल में इसकी स्थापना करी गई थी। 57 पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई ये बिहार में अपने हुई थी। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 58, बिखरे हुए
स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेल में छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, यह किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये बुकानन का स्टेटमेंट है, ठीक है। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेल में छेद दिया गया, ये स्टेटमेंट बुकानन का है। 59 देखते हैं। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेज द्वारा लिया गया कर भारत के वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? तो ये जो स्टेटमेंट है ये देखिए आरसी दत्त का है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए आज का हम अपना आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं। भारतीय पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी यानी ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए ये जॉन सुलिवान का है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 60 क्वेश्चन का कलेक्शन जो हमारा चैप्टर था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस 60 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया ये भी जरूर हमें बताएं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।